So let's start our session. Today's topic that is based on the investigation part of the DOS attack in organizations. So किसी भी organization में अगर आपका कोई भी attacker किसी भी type का DOS attack perform करता है, that is a type of to crash any type of server ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर्स हैं, हो सकता है वेब एप्लीकेशंस के सर्वर हो सकता है उनके एक्सटर्नल सर्वर हो, इंटरनल सर्वर्स हो, तो अगर उन्हें क्रैश करने के लिए या फिर उन पे डिस्प्यूट क्रिएट करने के लिए अगर कोई भी अटैकर अटैक करता है विद द यूजिंग ऑफ डॉस एज वेल एज अ डीडोस अटैक, तो इन दैट सिनेरियो फॉर एज अ वर्क ऑफ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर आप किस तरीके से उसको वहां पे आइडेंटिफाई करोगे कि डॉस अटैक हो रहा है या फिर इस आईपी के थ्रू मेरे इस नेटवर्क के ऊपर अटैक किया जा रहा है, एंड कौन से पोर्ट नंबर उसमें इन्वॉल्व हैं, प्लस उन पोर्ट नंबर्स को आप किस तरीके से वहां पे प्रोटेक्शन ले सकते हो, प्लस डॉस के थ्रू कैसे आपको प्रोटेक्ट करना है। अगर कोई भी आप एक नेटवर्क एज ए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर अगर आप प्रॉपर नेटवर्क को सिक्योर करना चाहते हो फ्रॉम द डॉस अटैक एंड पता लगाना चाहते हो कि वो कहाँ से कर रहा है, तो उसके लिए आप हम क्या करेंगे, सबसे पहले डॉस इन्वेस्टिगेशन को समझेंगे। तो डॉस इन्वेस्टिगेशन में आपको दो तरीके समझाऊंगा। पहले तो आपको डॉस अटैक काम किस तरीके से करता है, जो कि आपने मे बी शायद सीएच के अंदर कंप्लीट पढ़ा होगा, किया था। यस सर। तो यहाँ पे जो हम हैं एक बार रिपीट करेंगे उन चीजों को, तो हो सकता है कि आपने जो सीएच के अंदर पढ़ा हो उससे आपको कुछ एडिशनल चीज मिल जाए, या फिर हो सकता है आपके लिए वो चीज रिपीटेबल हो। एंड उसके बाद फिर हम पार्ट करेंगे कि प्रोटेक्शन पार्ट कैसे करना है डॉस इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है। सो इन दैट सिनेरियो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज है डिनायल ऑफ सर्विस, दैट इज अ डॉस अटैक होता क्या है। So a denial of service DOS is a type of attack on a service that disputes its normal function and prevent other users from accessing it. डिनायल ऑफ सर्विस अटैक एक तरीके का टाइप ऑफ अटैक है जिसमें हम करते क्या है, सर्विसेज में डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं ताकि उनके नॉर्मल फंक्शंस जो है उनको एक्सेस करने से रोक उनको एक्सेस नॉर्मल जो यूजर्स हैं उनके नॉर्मल फंक्शंस को एक्सेस ना कर पाए। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि कोई एक वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर अगर एक कोई भी डॉस अटैक करता है, किसी एक सर्वर के ऊपर डॉस अटैक होता है, तो जो अदर्स यूजर्स हैं और उनको एक्सेस करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर सर्वर को, जैसे ही वो वहां पे एक्सेस करने का ट्राई करेंगे तो वो उससे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, यानी उनके नॉर्मल फंक्शंस में किसी न किसी तरीके का डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा। तो दिस इज अवर मेन मोटिव ऑफ द डॉस अटैक। तो ये डॉस अटैक करने के अलग अलग तरीके होते हैं। सो क्या क्या है, जैसे कि द मोस्ट कॉमन टारगेट ऑफ द डॉस अटैक, टारगेट क्या क्या हो सकते हैं, द मोस्ट कॉमन टारगेट ऑफ द डॉस अटैक इज एन ऑनलाइन सर्विसेज सच एज अ वेबसाइट through attack can also be launched against network machine or even a single program. मोस्ट ऑफ द अगर हम टाइम देखें तो आपका जो सबसे पॉपुलर टारगेट्स होते हैं इसके लिए वो आपकी ऑनलाइन सर्विसेज, यानी कि आपके सर्वर्स हो सकते हैं, वेबसाइट के सर्वर्स हो सकते हैं, इंटरनल नेटवर्क हो सकता है, एक्सटर्नल नेटवर्क हो सकता है, या फिर कोई एक मशीन हो सकती है, या फिर किसी एक सिंगल प्रोग्राम के ऊपर भी आप क्या कर सकते हो, डॉस अटैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। So, कैसे होता है, लेट्स सी ए स्मॉल वीडियो फर्स्ट, तो वी विल इजीली अंडरस्टैंड कि डॉस एंड डीडोस जो है आपका वो किस तरीके से यहाँ पे यूज हो रहा है। फिर उसके बाद हम कवर करेंगे अपना कि इसके मेथड्स कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से जो आपके अटैकर्स हैं वो डॉस अटैक को इम्प्लीमेंट करते हैं। You run a successful business through your e-commerce platform. Sales are at an all-time high, costs are going down, and all your projection charts are moving up and to the right. One morning, you wake up and log into your site's analytics platform to check on current sales and see that nothing is sold recently. You type in your URL only to find that it is unable to load. Unfortunately, your popularity may have made you a target of a DDoS or distributed denial of service attack, a malicious attempt to disrupt the normal functioning of your service. There are people out there with extensive computer knowledge whose intentions are to breach or bypass internet security. They want nothing more than to disrupt the normal transactions of businesses like yours. They do this by infecting computers and other electronic hardware with malicious software or malware. Each infected device is called a bot. Each one of these infected bots works together with other bots in order to create a disruptive network called a botnet. Botnets are created for a lot of different reasons, but they all have the same objective: taking web resources like your website offline in order to deny your customers access. Luckily, with Cloudflare, DDoS attacks can be mitigated, and your site can stay online no matter the size, duration, and complexity of the attack.
When DDoS attacks are aimed at your internet property, instead of your server becoming deluged with malicious traffic, Cloudflare stands in between you and any attack traffic like a buffer. Instead of allowing the attack to overwhelm your website, we filter and distribute the attack traffic across our global network of data centers using our Anycast network. No matter the size of the attack, Cloudflare Advanced DDoS Protection can guarantee that you So क्या करते हैं डॉस अटैक में या डीडीओएस अटैक में बेसिकली नंबर ऑफ पैकेट्स, जैसे आपका जो सिस्टम होता है या आपका जो सर्वर है उसके पास एक कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी है कि वो केवल इतने नंबर ऑफ पैकेट्स की रिक्वेस्ट को एज अ रिस्पॉन्स दे सकता है या रिसीव कर सकता है इतनी रिक्वेस्ट एट अ वन टाइम। बट हम करते क्या है, हम उसे नंबर ऑफ पैकेट जो है, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट इतनी ज्यादा सेंड कर देते हैं जिनका वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाता, और अगर रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा तो इन दैट सिनेरियो होगा क्या कि वो वहां पे या तो स्लो हो सकता है या क्रैश कर सकता है या फिर किसी अदर ऑपरेशंस में डिस्प्यूट क्रिएट हो सकते हैं ताकि वो नॉर्मल अदर यूजर्स उसे इजिली एक्सेस ना कर पाए। तो ये डॉस अटैक का जो अटैकर्स होते हैं सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अब प्रोपेगेशन, इसकी कुछ टेक्निक्स हैं कि ये जो मैलिशियस कोड, ये जो डेटा पैकेट्स आप सेंड करते हो, ये कितने वेज से आप सेंड कर सकते हो। तो प्रोपेगेशन ऑफ मैलिशियस कोड्स की अगर हम बात करें तो देयर आर मोस्टली 3 टाइप्स ऑफ कॉमन मैलिशियस कोड्स ऑफ प्रोपेगेशन मेथड्स, जिसमें सबसे पहला आता है सेंट्रल सोर्स प्रोपेगेशन, दैट इज सेंट्रल सोर्स। लाइक अगर आपको इस सेंट्रल सोर्स का यूज करना है तो इसमें आपकी जो टूल किट होती है आपको रिक्वायर होती है, जो कि अटैकर सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होनी चाहिए, एंड उस टूल किट की हेल्प से आप क्या करते हो, एक्सप्लॉइट करते हो वल्नरेबिलिटीज को डिफरेंट मशीन्स की, एंड आफ्टर दैट आप उस सिस्टम्स की हेल्प से, अपने मेन सेंट्रल सोर्स की हेल्प से क्या करते हो, बाकी सिस्टम्स को कमांड देते हो उस पे अटैक करने के लिए। तो ये जो सेंट्रल सोर्स प्रोपेगेशन मेथड है, इसमें आप फाइल ट्रांसफर मैकेनिज्म यूज कर सकते हो मैलिशियस कोड को ट्रांसफर करने के लिए। इसमें आप HTTP, FTP एंड RPC सर्विसेज का यूज करते हैं। बैक चेनिंग प्रोपेगेशन मेथड क्या होता है, जिसमें हम back chaining and autonomous propagation. Back chaining propagation is a manual procedure for creating a botnet, and the autonomous propagation method is an autonomous process for creating a botnet. तो botnets को create करने के लिए यहाँ पे दो तरीके के मेथड है, एक बैक चेनिंग का है जो कि आपके मैनुअली काम करता है, और एक ऑटोनोमस है जो कि आपका ऑटोमेटिक बेस पे काम करता है। अब बैक चेनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि अटैकर टूल किट इंस्टॉल होनी चाहिए अटैकर्स मशीन के ऊपर। देन वो अटैकर टूल किट जब वर्नेबल सिस्टम को फाइंड आउट करती है किसी भी नेटवर्क के अंदर, फिर उस वर्नेबल सिस्टम का एक्सेस लेके उसके ऊपर उस टूल अपनी टूल किट को ट्रांसफर कर देता है, कॉपी कर देता है। देन जब वो कॉपी होके वहां पे लॉन्च होती है, देन उस सिस्टम का यूज करके अटैकर अदर वर्नेबल सिस्टम्स को फाइंड आउट करता है, वहां से एक एक करके चेन को क्रिएट करता रहता है। तो दिस टाइप ऑफ प्रोसीजर इज अ मैनुअल प्रोसीजर एंड दैट इज कॉल्ड अ बैक चेनिंग प्रोपेगेशन मेथड। नेक्स्ट होता है ऑटोनोमस। इसमें क्या होता है ऑटोनोमस प्रोपेगेशन में कि आपका जो बैक चेनिंग में मैनुअली काम हो रहा था कि अटैकर के पास से एक बार एक्सप्लॉइट हुआ और सेंड होके मैलिशियस को डिफरेंट सिस्टम के ऊपर चला गया और वहां पे उसने एक बार ही अटैक करना स्टार्ट किया। अब दूसरे वर्नेबल सिस्टम को फाइंड आउट करने के लिए अटैकर की हमें नीड नहीं है, ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली विद द यूजिंग ऑफ स्क्रिप्ट्स खुद से उनको फाइंड आउट करेगा, उनको वर्नेबल करके बॉटनेट्स को क्रिएट करता रहेगा। तो this type of propagation method is basically called as a autonomous propagation method. तो तीन तरीके के प्रोपेगेशन है, सेंट्रल सोर्स, बैक चेनिंग एंड ऑटोनोमस। सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला प्रोपेगेशन मेथड है दैट इज ऑटोनोमस प्रोपेगेशन, बिकॉज ये ऑटोमेटिक सिस्टम्स पे काम करता है स्क्रिप्ट की हेल्प से। बट कंपनीज के लिए जब भी आप सबसे पहले प्रोसेस यूज करते हो उसमें हम क्या करते हैं, बैक चेनिंग प्रोपेगेशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? यस यस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है इसमें कि हम अब इसको करके देखेंगे। सबसे पहले कि डॉस अटैक अगर हम किसी भी सिस्टम के ऊपर या सर्वर के ऊपर, एग्जैक्टली हम सर्वर के ऊपर इसको ट्राई करने वाले हैं, तो अगर हम सर्वर के ऊपर इसको करते हैं तो सर्वर पे किस टाइप के डिस्प्यूट क्रिएट होंगे या उस पे कैसी एक्टिविटीज होंगी, तो वो हम चेक कर सकते हैं यूटिलिटी मैनेजर की हेल्प से, रिसोर्स मॉनिटर की हेल्प से। बट उसको चेक करने के लिए हमें एक विक्टिम मशीन चाहिए और एक अटैकर मशीन चाहिए, राइट? तो इसके लिए हम जो अटैक यूज करने वाले हैं, दिस अटैक नेम इज अ सिन फ्लडिंग अटैक यूजिंग मेटास्प्लॉइट।
तो हम जो टूल यूज करेंगे वो आपको पता चल गया कौन सा है, मेटास्प्लॉइट है। हम जो अटैक यूज कर रहे हैं वो फ्लडिंग अटैक है, यानी कि फ्लड यानी कि बाढ़ होती है। एंड सिन की अटैक यूज कर रहे हैं, यानी सिन पैकेट्स हम सेंड करेंगे। तो यहाँ पे हम जो मशीन यूज कर रहे हैं एज ए अटैकर मशीन, वो हमारी काली होगी। एंड जो विक्टिम मशीन होगी वो हमारी विंडोज 7 होगी। विंडोज 7 के अंदर आपको ऑलरेडी सर्वर रनिंग होता है, दैट इज एफटीपी सर्वर एंड एचटीटीपी सर्वर। तो अपाचे सर्वर के ऊपर हो गया, या फिर आप अनदर कोई और सर्वर डाल सकते हो, जस्ट फॉर एग्जांपल लाइक MySQL सर्वर आप डाल सकते हो व्हिच इज रनिंग ओवर द पोर्ट नंबर ऑफ 3306, आप उसके ऊपर अटैक कर सकते हो। या फिर एफटीपी ऑफ 21 के ऊपर कर सकते हो, या फिर आप सांबा सर्वर अगर उसके अंदर है, एसएमबी सर्विसेज हैं, तो आप 139 एंड 445 के ऊपर भी अटैक कर सकते हो। दैट इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप कौन से उनके सर्वर के ऊपर अटैक करना चाहते हो, ठीक है। तो टूल जो हम यूज करने वाले हैं, वी आर यूजिंग टू टूल्स, लाइक nmap यूज करेंगे एंड मेटास्प्लॉइट यूज करेंगे। तो nmap यूज करने से हम पहले चेक करेंगे क्या वो पोर्ट उसके अंदर ओपन है, फिल्टर्ड है या अनफिल्टर्ड है, या किस तरीके की कंडीशन में है। एंड मेटास्प्लॉइट के थ्रू हम उसमें देखेंगे कि उसको एक्सप्लॉइट किस तरीके से करना है। तो लेट्स सी, सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय अनदर स्क्रीन, सो आप वहां पे देख पाओगे कि कैसे करना है, ठीक है। ओके तो मेरे पास यहाँ पे दोनों मेरे मशीन्स आ गई हैं। सबसे पहली मशीन मेरे पास जो है वो मेरी अटैकर मशीन, दैट इज अ काली मशीन जो हम यूज करने वाले हैं। एंड जो मेरे पास सेकेंडरी मशीन है वो कौन सी है, हमारी विंडोज 7 मशीन। तो फर्स्टली जस्ट गो टू द अटैक, फर्स्टली जस्ट चेक द आईपी एड्रेस। तो आप आईपी एड्रेस अगर किसी वेबसाइट का यूज कर रहे हो तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो ns lookup, और वहां से आप उसका आईपी एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हो। या जस्ट यूज अ सिंपल कमांड, दैट इज अ पिंग कमांड, टू फाइंड आउट आईपी एड्रेस या टू चेक द आईपी एड्रेस। तो वहां पे आप कर सकते हो विद आईसीएमपी पैकेट सेंड करके। या फिर हम इसको टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको चेक कर सकता हूँ आईपी कॉन्फ़िग करके। तो मुझे पता चला 1.28 आईपी है, ओके ग्रेट। या फिर अगर आप होल नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड हो और आप चेक करना चाहते हो कि उसकी आईपी एड्रेस क्या है, जस्ट फॉर द VAPT पार्ट, तो इन दैट सिनेरियो यू जस्ट यूज अ कमांड, दैट इज rscan-l, राइट। तो उससे क्या होगा, ये आपको सारे आईपी एड्रेसेस दे देगा विद द मैक एड्रेस। तो मैंने वहां पे 1.28 चेक किया था, जो कि आईपी मुझे मिल रही है यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए। देन अगर आपको चेक करना है ये मशीन कौन सी है, सो यू कैन यूज अ डिफरेंट कमांड, दैट इज टू फाइंड आउट द होस्ट डिस्कवरी, दैट इज npt scan हाइफन, या हाइफन छोड़ो, npt scan 192.168. हमें चेक करना है 1.28. now just press enter and it will give you the full name, that is 1.28 is a net BIOS name of cross security with a server। किस टाइप का है, सर्वर है, यूजर अननोन है एंड मैक एड्रेस दे रहा है। तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है सर्वर रनिंग हो रहे हैं इसके, ठीक है। सो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हम VAPT में एग्जैक्टली करते हैं जब हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं। बट स्टिल हम यहाँ पे भी इसका यूज कर सकते हैं, अटैकर इनका भी यूज कर सकता है। तो अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे अपना डेटाबेस कनेक्ट करना है। तो डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे लाइक सर्विस PostgreSQL स्टार्ट। तो ये करेगा क्या, ये आपका काली से आपका लिंकअप कर देगा मेटास्प्लॉइट के डेटाबेस को, तो आप उसकी सारी ऑक्सिलरी सारे एक्सप्लॉइट्स को यूज कर पाओगे, ठीक है। तो PostgreSQL स्टार्ट किया, स्टेटस चेक कर सकते हो कि स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो स्टेटस मुझे एक्टिव दिखा रहा है, स्टार्ट हो गया, नाउ ग्रेट। 1 घंटे पहले से स्टार्ट है ये सर्विस यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लॉन्च किया MSF कंसोल, अपना मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है। नाउ MSF कंसोल के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है, जो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं अपना अटैक, वो है आपका सर्च सिंक फ्लड अटैक। हम सिंक्रोनाइजेशन फ्लडिंग करने वाले हैं, तो हम क्या सर्च करेंगे, सिंक्रोनाइजेशन फ्लड। नाउ जस्ट प्रेस एंटर एंड लेट्स सी, देयर इज वन ऑक्सिलरी व्हिच इज प्रेजेंट हियर, auxiliary of the DOS attack with TCP protocol with the SYN flood packet। क्या भेज रहा है, TCP SYN floodर इसको बोल रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो हमें यूज करना है कैसे, जस्ट यूज एंड ऑक्सिलरी को अपना सेट कर दो with the DOS attack with TCP with synchronization flood। now just press enter
हेलो। मैंने यहाँ पे शो ऑप्शंस किया फॉर चेकिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑप्शंस, जो भी हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ पॉसिबिलिटीज आनी है जो कि आपको सेट करनी है। सबसे पहला इंटरफेस, अगर आप बताना चाहते हो किस इंटरफेस से अटैक करोगे तो वो बता सकते हो। नंबर ऑफ कितने पैकेट सेंड करना चाहते हो, अदरवाइज अनलिमिटेड सेंड करेगा। आर होस्ट जो कि आपका रिमोट होस्ट है यानी कि विक्टिम की आईपी, तो आई एम जस्ट गोइंग टू सेट द विक्टिम्स आईपी, दैट इज सेट आर होस्ट 192.168.1.28, राइट। एंटर किया मैंने। नेक्स्ट आर पोर्ट 80 सेट है, बट नाउ दिस टाइम आई एम जस्ट गोइंग टू यूज द पोर्ट नंबर दैट इज 21, तो आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट दैट इज द पोर्ट नंबर ऑफ 21 हियर। नेक्स्ट एस होस्ट, एस होस्ट बोला जाता है स्पूफेबल होस्ट एड्रेस, यानी कि आप ये नहीं चाहते कि आपका आईपी एड्रेस जब कोई भी पर्सन ट्रैफिक एनालिसिस करे, लाइक कोई भी इन्वेस्टिगेटर ट्रैफिक एनालिसिस प्रोसीजर का यूज करके पता लगाना चाहे कि कहां से अटैक हो रहा है, तो इन दैट सिनेरियो हम क्या कर सकते हैं, उसे स्पूफ करा सकते हैं अपने आईपी एड्रेस को और दूसरे का आईपी एड्रेस सेट कर सकते हैं। सो उस केस में मैं अपने जो मेन मशीन है उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे सेट करने वाला हूँ। तो आईपी कॉन्फ़िग किया मैंने एंड इट इज गिविंग मी, राउटर इज गिविंग मी द आईपी दैट इज 192.168.1.17, दैट्स ग्रेट। सो हम ये सेट करेंगे, सेट एस होस्ट 192.168.1.17, नाउ जस्ट प्रेस एंटर। उसके बाद आपसे कह रहा है स्नैपलेन कि कितने वहां पे नंबर ऑफ बाइट ऑफ कैप्चर को पैकेट्स को कैप्चर करे, तो यहाँ पे टोटल हमने जितने होते हैं उतने दे रखे हैं। एंड नॉर्मल अगर हम कंडीशन की बात करें दिवाकर, तो आपकी जो नंबर ऑफ पैकेट सिस्टम रिसीव करता है इन नॉर्मल कंडीशन, वो इतने पैकेट्स को रिसीव कर सकता है। अगर इससे ज्यादा पैकेट हम सेंड करेंगे तो वो कोई ना कोई मैलिशियस एक्टिविटी डेफिनेटली करेगा, ठीक है। फिर एसपोर्ट, आप स्पूफेबल पोर्ट एड्रेस सेट करना चाहते हो तो आप वो भी दे सकते हो, अदरवाइज रैंडम पोर्ट्स यूज करेगा वो, एल्स रैंडमाइज अपने आप लेगा। टाइम्ड आउट कितने टाइम के लिए चलाना है, टाइम सेकंड्स के लिए, तो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, टाइम्ड आउट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, सेट टाइम्ड आउट, जिसमें मैं टाइम्ड आउट में दे देता हूँ लगभग 5000 सेकंड, ठीक है। एंटर किया मैंने, सारी चीज चेक हो गई, सेट हो गई है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं ऑल द पॉसिबिलिटीज। तो मेरा आर होस्ट सेट है, मेरा आर पोर्ट सेट है, मेरा एस होस्ट सेट है, स्नैपलेन सेट है एंड टाइम्ड आउट भी सेट है, बढ़िया। नाउ जस्ट यूज द रन कमांड टू लॉन्च दिस अटैक, बट बिफोर लॉन्चिंग दिस अटैक हम सबसे पहले करेंगे क्या, हम सबसे पहले अपनी विक्टिम मशीन पे जाएंगे एंड इसका यूटिलिटी मैनेजर को ओपन करके चेक करेंगे कि सिस्टम रिसोर्स मॉनिटर में कितने ज्यादा सिस्टम की यूज हो रहा है ना, सिस्टम कितना यूज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो आप, मैं मैग्नीफायर से आपको दिखाता हूँ। नाउ जस्ट लुक एट हियर, हमारी जो डिस्क स्पेस है वो यूज हो रही है आपकी बाइट्स में। ग्राफ जो है वो 1 MB का सेट है, ठीक है, और 0 से लेके 1 MB के अंदर ही आपका क्या हो रहा है, केबीज में आ गया, केबीज में यूज हो रहा है। सिस्टम का अगर सीपीयू देखें तो सीपीयू यूजेज जो है आपके 13%, 8%, बिलो ऑफ 20% यहाँ पे यूज हो रहा है सीपीयू आपका, बिलो ऑफ 15 ml की और है ना, 15 तक लास्ट ईयर देखो। फिर उसके बाद क्या है, नेटवर्क की अगर हम बात करें तो 0 KB नेटवर्क यूज हो रहा है, जिसमें नेटवर्क यूटिलाइजेशन 0% दिखा रहा है हमें। हाईएस्ट एक्टिव टाइम 2% का यहाँ पे डिस्क का है। और नीचे आ जाओ, मेमोरी की अगर हम बात करें तो 0% फॉल्ट पर सेकंड आ रहा है एंड 48% यूज्ड फिजिकल मेमोरी। नाउ जस्ट लुक एट हियर, 20% तक यहाँ पे गया हमारा सीपीयू और 1.58 GB हमारी क्या हो रही है, मेमोरी यहाँ पे कंज्यूम हो चुकी है, जिसमें फिजिकल मेमोरी एंड सिस्टम की सारी रिसोर्सेज मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। नाउ अब इस अटैक को करते हैं। इस अटैक को आपको करना किस तरीके से, मैं अपने काली मशीन पे गया वापस से। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे अपना एज ए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर ट्रैफिक एनालिसिस प्रोसीजर वायरशार्क, ठीक है। तो मुझे एक और स्क्रीन चाहिए, मतलब एक और अपना टर्मिनल चाहिए, और इस पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ अपना वायरशार्क को। वायरशार्क में हम जो कैप्चर करेंगे वो अपने ईथरनेट adapters, because in VMware I have only the Ethernet adapter, so that's why आपको Ethernet select करना है, just double click on the Ethernet and capture the packets, ठीक है। तो यहाँ से पैकेट कैप्चर करना स्टार्ट करेंगे।
ओके नीचे देखो अभी कितने पैकेट कैप्चर कर रहा है, 3 4 5 6 है ना, बहुत स्लो उसमें, मतलब एक जो नॉर्मल पैकेट कैप्चरिंग चलती है उस फॉर्मेट में पैकेट्स को कैप्चर कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ गया अपने वापस अटैक पे और मैंने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करा दिया, रन कराया। नाउ लेट्स कम टू द पैकेट्स एंड लेट्स सी कि यहाँ पे कितने पैकेट कैप्चर हो रहे हैं। तो नीचे देखो पैकेट्स की इंक्रीज होने लगे, ये देखो पैकेट जा रहे हैं। पोर्ट में रिफ्यूज किया अगर, तो रिफ्यूज करने में यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि पोर्ट ने यहाँ पे रिफ्यूज कर दिया। किस पोर्ट से जा रहे हैं, अलग अलग पोर्ट से, जैसे कि 192 1.17 से अटैक हो रहा है विद डेस्टिनेशन ऑफ 1.28 के ऊपर। टीसीपी प्रोटोकॉल काम कर रहा है अटैक करने का। एंड लेंथ जो है पैकेट्स की, वो पैकेट लेंथ यहाँ पे यूज हो रही है 54 की। एंड इसमें क्या है, ये आपके विंडो साइज दिखा रहा है उसका, प्लस 21 पोर्ट नंबर पे अटैक हो रहा है विद सिन पैकेट। सॉरी ये विंडो साइज नहीं है, वो है आपका किस पोर्ट नंबर से अटैक कर रहा है, किस पोर्ट नंबर पे है ना। तो 21 पे अटैक कर रहा है, सोर्स पोर्ट नंबर एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, प्लस सिंक्राइजेशन पैकेट अटैक हो रहा है। विंडो साइज आपका यहाँ पे दिखा रहा है और लेंथ दिखा रहा है कितने साइज का है। तो देखो कुछ को रिफ्यूज हो रहे हैं, बाकी काफी हद तक रिसीव कर रहा है वो पैकेट्स को। ये देखो यहाँ पे इसने कहा हु इज 1.75, कहीं से बीच में 1.75 आया पैकेट, तो उसने कहा हु इज 1.75, नहीं से पता चला। अब आ जाओ अपने विंडोज 7 पे। यहाँ पे आगे हम यूटिलिटी सेक्शन में चेक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका ग्राफ जो है हाईएस्ट एक्टिव टाइम 2% एंड फिजिकल मेमोरी 57% 58% तक यूज होने लगी है। नाउ जस्ट लुक एट हियर 57 58 किस तरीके से मेमोरी इंक्रीज हो रही है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं बट स्टिल वो इंक्रीज हो रही है आपकी मेमोरी, है ना। यहाँ आ जाओ 1 MB पर सेकेंड का ग्राफ अभी भी डिस्क ने अपना बना के रखा है, इंक्रीज नहीं किया है। इंक्रीज हो गया 10 MB पर सेकेंड का ग्राफ आ गया यहाँ पे। अभी कितना था 1 MB पर सेकेंड का चल रहा था, ग्राफ हमारा 10 MB पर सेकेंड। सिस्टम जो है वो अभी भी अपनी सीपीयू यूटिलिटी बना के रखा हुआ है क्योंकि प्रोसेसिंग अच्छी है, दैट्स व्हाई यहाँ पे 8% 6% दिखा रहा है। अदरवाइज आपको जो सिस्टम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन है, अगर कोई नॉर्मल सिस्टम के ऊपर अगर हम करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सीपीयू कंजम्पशन दिखाता है। ठीक है, डिस्क जो है वो हमारी 10% 10 MB पर सेकेंड के अकॉर्डिंग यूज हो रही है। ग्राफ के अंदर आप चेंजेस देख सकते हो किस तरीके से आ रहा है। सिस्टम स्पेस 58 57 59 तक परसेंट तक फिजिकल मेमोरी को यूज कर रहा है। तो इससे मुझे एक चीज पता चली कि अगर कभी भी ये देखो फ्रीक्वेंसी 100% मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर चला शो कर रहा है आपको, ठीक है। तो ये मुझे यूटिलिटी सेक्शंस के अंदर दिखा रहा है रिसोर्स मॉनिटर में कि वहां पे किस टाइप का इफेक्ट पड़ रहा है। नाउ लुक एट हियर, अब देखो सारे पोर्ट सब क्या होने लगे, रिफ्यूज होने लगे, है ना, क्योंकि उसने जो फायरवॉल है उसने डिटेक्ट कर लिया कि एक पोर्ट के थ्रू यानी किसी अनदर पोर्ट के थ्रू 21 पे बहुत ज्यादा अटैक आ रहे हैं। नाउ जस्ट नीचे देखो कितने डेटा पैकेट ट्रेवल करा चुका है, 4,50,360 समथिंग तो अभी निकल गया था, है ना। तो इतने डेटा पैकेट ये कैप्चर कर चुका है, इतने सारे डेटा पैकेट सेंड कर चुका है। ठीक है, नाउ इसको रोक देते हैं। ये समझ में आया? अब मैं इसी अटैक को डिफरेंट पोर्ट से करूंगा विद द डिफरेंट पोर्ट नंबर पे। ठीक है, आप रैंडम पोर्ट भी ले सकते हो यहाँ पे, या फिर आप अपना स्पेसिफिक पोर्ट नंबर सॉरी स्पूफेबल पोर्ट नंबर आप सेट कर सकते हो या फिर उसको छोड़ दो। तो उसके लिए हम यहाँ पे बैक जाते हैं सबसे पहले, एंड इसको एक बार क्लोज करके आपको दोबारा ओपन करना पड़ेगा। तो एक बार दोबारा ओपन कर लेते हैं एमएसएफ कंसोल। अगेन या छोड़ दो, याद ही है तो यूज कर लो, यूज auxiliary DOS attack with TCP with SYNFLOOD, enter, show options। ओके, एक चीज और पहले देख लो, इसको क्लोज कर देते हैं विदाउट सेविंग, यस करो। यहाँ पे ग्राफ जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आ गया 1 MB पर सेकेंड की, है ना। हमारा ग्राफ जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आ गया है। 58 57 अभी मेमोरी हमारी उतनी कंज्यूम हो रही है क्योंकि अटैक बंद हुआ है, अभी तुरंत असर नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको। ठीक है, ओके
ओके, शो ऑप्शंस मैंने किए, सेट आर होस्ट 192.168.1.28। आर पोर्ट हमारा 80 सेट है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। एसओ शिदा हम नहीं सेट करने वाले, ना ही एस पोर्ट सेट करेंगे। टाइम आउट को बस इंक्रीज कर देंगे। तो सेट टाइम आउट दैट इज 500 5000। काम करते हैं, 3000 देते हैं इसको, ठीक है। एंटर। नाउ जस्ट यूज रन कमांड। तो रन से पहले अपना वायरशेक एक बार और ओपन कर लेते हैं। ATS0 पैकेट स्टार्ट हुए। नाउ जस्ट प्रेस रन। रन किया। नाउ जस्ट लुक एट हियर। ये लो 1.71 से इस समय आईपी देखो, डिफरेंट आईपी के थ्रू अटैक हो रहा है 1.28 पे विद अ पोर्ट नंबर ऑफ 80 के ऊपर अटैक कर रहा है। एंड कम टू द यूटिलिटी सेक्शन, वहां पे अगर हम आके देखेंगे तो यहाँ पे देखो 1 MB का ग्राफ पहुंच चुका है। जो मेरी मशीन है वो बहुत ज्यादा साउंड कर रही है इस समय, मतलब उसका फैन जो है वो काफी तेज हो गया है चलना। देखो 10 MB का ग्राफ पहुंच गया है ना, 10 MB तक इसने इसको पहुंचा दिया। तो ये क्या है, ये मुझे बता रहा है कि अगर कभी भी डॉस अटैक किसी सर्वर के ऊपर होता है तो उसके ऊपर किस तरीके के इफेक्ट पड़ते हैं। अब फायरवॉल ने इसको ब्लॉक किया है, दैट्स व्हाई ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पा रहा। अभी आप जब उसके लिए देखो रिफ्यूज हो रहा है ना, अगर रिफ्यूज ना हो कोड के ऊपर तो ये उस पैकेट्स को क्या करेगा और रिसीव करेगा और ये इंक्रीज होता जाएगा अटैक। बट रिफ्यूज हो रहा है बिकॉज यहाँ पे प्रोटेक्शन पार्ट लगा हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटेक्शन पार्ट को आपको किस तरीके से वहां पे कितना प्रोटेक्शन पार्ट आप लगा सकते हो फॉर द सिक्योरिटी पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। कि आप अगर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो और वहां पे आपको कंपनी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है या उन क्राइम्स से, उन पर्टिकुलर अटैक से, इन डॉस अटैक से अवेयर कराना है, तो आप कितने साइज का वहां पे क्या करोगे, पैकेट्स की फिल्टरिंग लगा सकते हो, ठीक है। ओके, सो बंद कर देते हैं हम वहां पे, कंट्रोल सी। नाउ इसके बाद हम एक और टूल का यहाँ पे यूज करने वाले हैं, दैट इज अ टूल नेम इज hping3। hping3 यूज किया था आपने? कौन सा वाला? hping3 नहीं किया था, hping3 नहीं किया था। hping3 टूल केवल आपका मतलब डॉस में ही यूज नहीं होता है इस टूल का। ये टूल आपका जस्ट वर्किंग एज अ nmap। जिस तरीके से आपका nmap फॉर द स्कैनिंग पर्पज यूज किया जाता है, वैसे hping3 भी आपका स्कैनिंग के लिए यूज करते हैं। तो आप जितना काम आप अपने nmap से करते हो वो सारी चीजें आप hping3 से कर सकते हो। hping3 is very effective tool and this tool which works over the use of GPU। अगर आपके सिस्टम के अंदर GPU है तो ये उसका यूज करके आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। तो अगर आप GPU यूज करते हो अपने सिस्टम में तो आप ऑटोमेटिकली चेक करोगे कि आपका सिस्टम जो है वो उसका GPU प्रोसेसिंग क्या हो गई है, फास्ट हो गई है, ठीक है। सो यूज करने का देयर इज वेरी सिंपल मेथड। आपको टाइप करना है hping3 स्पेस टूल। के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो यू जस्ट यूज अ मैन कमांड बिफोर द टूल। तो ये क्या करेगा, आपको प्रॉपर इसका मैनुअल ओपन करके दे देगा। एंड यू कैन सी हियर कि अलग अलग यहाँ पे क्या दे रखे हैं, आपके कमांड्स दे रखे हैं, ऑप्शंस हैं कुछ कैसे कैसे यूज करना है। टेस्ट फॉर फायरवॉल रूल्स को भी टेस्ट करता है, एडवांस पोर्ट स्कैनिंग भी करता है, टेस्ट नेट परफॉर्मेंस यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स भी करता है, पैकेट साइज बताता है आपको, फ्रेगमेंटेशन करके देता है, पाथ एमटीयू डिस्कवर करके देता है, आपके फायरवॉक लाइक यूजेस करता है किसके लिए, ट्रैप को फाइंड आउट करने के लिए, रिमोट डॉस फिंगरप्रिंटिंग भी करता है, टीसीपी आईपी स्टैक ऑडिटिंग, ए लॉट ऑफ अदर्स, और भी बहुत सारी चीजें करके देता है आपको, ठीक है। तो यूज करते हैं, कैसे करेंगे, hping3 space IP address दे दो 192.168.1.29, ठीक है। 28 था ना, 1.28।
मैंने यहाँ पे अपना आईपी एड्रेस सेट किया एंड उस आईपी एड्रेस के साथ आप पर्टिकुलर उसको बता दो करना क्या है। तो मैंने यहाँ पे दिया -/फ्लड। मैं फ्लडिंग अटैक कर रहा हूँ, नंबर ऑफ पैकेट सेंड कर रहा हूँ किसके ऊपर, 1.28 के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग अगेन अपना वायरशार्क ओपन कर लो एंड अब आप वायरशार्क को थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे नंबर ऑफ पैकेट जो सेंड हो रहे हैं उनकी स्पीड वगैरह सब कुछ कितनी जल्दी चेंज होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस अटैक को रन करा देता हूँ। रन कराया। नाउ लुक एट हियर ऑन द वायरशार्क। रैंडम पोर्ट से रैंडम पोर्ट के ऊपर सॉरी रैंडम आईपी से स्पेसिफिक आईपी के ऊपर अटैक हो रहा है विद रैंडम पोर्ट। तो उससे क्या है, पैकेट यहाँ पे ज्यादा ब्लॉक नहीं कर पाएगा ये। ठीक है, और नीचे देखो कितने पैकेट इसने सेंड कर दिए कुछ ही सेकंड के अंदर। देख लो इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है पैकेट्स का। और वहां आ जाओ, नाउ लुक एट हियर, दिख रहा है ऐसे, देखो मैग्नीफाइंग से कितना हो गया, 22 23 मतलब 25 तक मैक्सिमम ये 25 तक लेके जा रहा है हमें, है ना। तो खुद देखो कितनी ज्यादा यूटिलाइजेशन ने स्टार्ट कर दी। नेटवर्क यूटिलाइजेशन भी स्टार्ट हो गई है, लो है। ग्राफ जो है वो 100 MB पर सेकेंड का आ गया है यहाँ पे। तो एक चीज हमेशा याद रखना, डॉस अटैक जब भी आप करते हो तो वो तुरंत आपको रिजल्ट नहीं देता। ये अटैक थोड़ा टाइम लेते हैं, सर्वर की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। प्लस डॉस अटैक को करने के लिए आपके पास हाई कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम होना चाहिए। अगर आपके पास हाई कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम नहीं है तो आपका खुद का सिस्टम भी क्रैश कर सकता है। तो मेक श्योर कि जब भी आप किसी मशीन से अटैक करो तो आपके पास अपना खुद का सिस्टम भी हाई कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम हो। CPU uses 33, 30, 26, 15, 25, 4. मेमोरी बढ़ती जा रही है। चलो अब वहां पे इसको बंद कर देते हैं। देखो कितने पैकेट ने सेंड कर दिए नीचे, करोड़ के भी ऊपर निकल गए। तो मैंने इसके सारे कमांड्स नोट्स में लिख रखे हैं, तो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, एवरीथिंग सब कुछ यहाँ से आप चेक कर पाओगे। तो हमने यहाँ पे ट्रैफिक एनालिसिस प्रोसीजर यूज किया था फिल्टर करने के लिए टीसीपी पैकेट्स को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, दैट इज द डीडीओएस अटैक। तो डीडीओएस अटैक होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, लेट्स सी। So a distributed denial of service, that is called as a DDoS attack, is a malicious attempt to dispute a normal traffic of a targeted server. किसी भी normal traffic malicious attempt होता है जिसमें हम dispute create करते हैं किसी भी normal traffic में target server के ऊपर service or network by overwhelming the target or its surrounding infrastructure with a flood of internet traffic. DDoS attack achieve effectiveness by utilizing multiple compromised computer system as a source of attack traffic. DDoS attack में हम मल्टीपल सिस्टम्स का यूज करते हैं। जैसे अभी हम क्या कर रहे थे, केवल एक सिस्टम के थ्रू अटैक कर रहे थे, है ना। बट जब भी हम डीडीओएस अटैक करेंगे तो उसमें मल्टीपल सिस्टम्स का यूज करेंगे। और मल्टीपल सिस्टम्स हम खुद के नहीं यूज कर सकते, तो हम क्या करते हैं, उनके लिए बॉटनेट्स बना के रखते हैं। बॉटनेट्स कैसे बनाते हैं, जब आप किसी भी सिस्टम के ऊपर मैलिशियस अटैक करते हो विद द यूजिंग ऑफ सम टाइप ऑफ malwares बाय द spyware टाइप ऑफ malware जस्ट लाइक अ ट्रोजन, तो आप उसका पूरा सिस्टम का एक्सेस लेके रखते हो एंड उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अटैक कर सकते हो किसी पर्टिकुलर आईपी के ऊपर विद द सेंडिंग ऑफ मल्टीपल ट्रैफिक। तो वो कैसे करना है, वो जब आप मेलवेयर्स करेंगे हम, तब हम उस पर डिस्कस करेंगे।
बट उसके लिए सबसे पहले DDoS देख लेते हैं कि DDoS आपका काम किस तरीके से करता है। अब इसमें जो DDoS में सबसे पॉपुलर अटैक है उसका नाम है पिंग ऑफ डेथ अटैक, ठीक है। DDoS जो करते हैं उसे पिंग ऑफ डेथ अटैक करते हैं। तो अ पिंग ऑफ डेथ अटैक इज अ डिनायल ऑफ DDoS अटैक in which the attacker aims to dispute a targeted machine by sending a packet larger than the maximum allowable size। मतलब जितने वो साइज के पैकेट्स को रिसीव कर सकता है उससे ज्यादा पैकेट्स अगर हम सेंड कर दें, causing the target machine can be freeze or crash। तो उससे होगा क्या कि आपकी जो टारगेट मशीन है या फिर टारगेट जो सर्वर है वो आपका फ्रीज हो सकता है या क्रैश हो सकता है। द ओरिजिनल पिंग ऑफ डेथ अटैक इज लेस कॉमन टुडे, आज की डेट में बहुत रेयरली देखने को मिलता है। A related attack known as a ICMP flood attack is more relevant। यहाँ पे क्या है कि पिंग ऑफ डेथ अटैक, अब जब भी हम कभी भी पिंग अटैक करते हैं, पिंग पैकेट सेंड करते हैं किसी भी सर्वर के ऊपर, तो वो हमें ICMP पैकेट सेंड करता है। तो आज के डेट में सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला अटैक है वो है ICMP फ्लडिंग अटैक, ठीक है। नाउ हाउ डज अ पिंग ऑफ डेथ अटैक वर्क्स, किस तरीके से काम करता है। एन इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल दैट इज ICMP echo reply message of ping is a network utility used to test a network connection, and it works just like a sonar. A pulse is sent out and the echo from the pulse tells the operator information about the environment। जो आपका ICMP पैकेट है वो काम क्या करता है, जब भी हम वहां पे पिंग कमांड का यूज करते हैं तो पिंग कमांड उसके ऊपर क्या करता है, एक पल्स भेजता है और उस पल्स का इको जो हमें वापस आता है उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर वो मुझे रिप्लाई दे रहा है यानी इसी के पैकेट मुझे रिसीव हो रहे हैं तो इट मींस वहां पे क्या है, आपका ये काम कर रहा है। मतलब वहां पे सर्वर जो है वो आपका एक्टिव है विद द पोर्ट नंबर जिसमें ये आपने यूज किया है। If the connection is working, अगर connection working है, the source machine receive a reply from the targeted machine। अगर connection working हो रहा है तो source machine आपको reply ला के देगी target machine से, या ऐसे कह सकते हैं कि target machine reply करेगी source machine को, source यानी attacker machine को। तो वहां पे हमें मिल जाता है कि पता चल जाता है कि आपका इस पोर्ट के ऊपर ये अटैक होगा या नहीं होगा। While some ping packets are very small, अगर हम बात करें तो पिंग पैकेट आपके काफी स्मॉल होते हैं, so we are using IP4 ping packets as much larger and can be large as a maximum allowable size packet, जिसमें normal size packet इतने हैं। Some TCP/IP systems were never designed to handle। कुछ जो सिस्टम्स होते हैं लाइक TCP/IP जो हम अपनी लेयर मॉडल यूज करते हैं उसमें जो सिस्टम डिजाइन किए जाते हैं वो उनमें बहुत रियल सिस्टम, काफी सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो नॉर्मल पैकेट्स को ही हैंडल कर सकते हैं, उनसे ज्यादा अगर उनको पैकेट सेंड किए जाए तो वहां पे वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो इन दैट सिनेरियो होता क्या है कि अगर हम उनसे ज्यादा पैकेट्स को वहां पे सेंड करते हैं, when a malicious larger packet transmitted from the attacker to the target, अगर ज्यादा पैकेट सेंड होते हैं the packet becomes fragmented into segment each of which below the maximum size limit। तो पैकेट जो है वो डिवाइड हो जाते हैं सेगमेंट्स के फॉर्मेट में और वो थोड़े थोड़े फॉर्मेट करके मैक्सिमम अलाउ जितने अलाउ है, लाइक जैसे कि फायरवॉल ने एक्टिव किए हैं पर सेकंड 50 पैकेट्स ही रिसीव होनी चाहिए इस पोर्ट नंबर के थ्रू, तो वो उनको वहां से डिवाइड करता है और दूसरे सेगमेंट्स में उनको सेंड करना स्टार्ट करता है, जो कि हमने HPing3 में किया था। When the target machine attempt to put a piece back together, the total exceeds size limit as the buffer overflow can occur। अगर जब वहां पे पैकेट, देखो एक मेमोरी करप्शन का एक बहुत बड़ा वो है कॉन्सेप्ट जिसमें हमारा बफर ओवरफ्लो जो कि हमें स्टैक मेमोरी के अंदर मिलता है, अगर ये मेमोरी फुल हो जाती है तो इन दैट सिनेरियो आपको डिफरेंट टाइप्स के रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। किस तरीके के, हो सकता है वो फ्रीज हो जाए, हो सकता है वो क्रैश हो जाए, या हो सकता है वो रिबूट हो जाए, वापस से रीस्टार्ट हो जाए। तो इस टाइप की एक्टिविटीज आप देखने को मिलती हैं जब आपका बफर जो है वो फुल हो जाता है। दिस इज आल्सो द मेमोरी करप्शन एक्सप्लॉइट या मेमोरी करेक्शन वल्नरेबिलिटी जो हम देखते हैं किसके थ्रू होती है, बफर ओवरफ्लो के थ्रू होती है। तो शायद आपने जब पीटी किया होगा तो उसमें आपको ये चीज बताई गई होगी कि बफर ओवरफ्लो किस तरीके से काम करता है, राइट। ओके, सो इसके बाद हमारा क्या है, अब हमें ये करके देखना है। तो इसको करने के लिए हमें टाइम चाहिए, तो आज तो नहीं है, तो वी विल कंटिन्यू दिस क्लास टुमारो एंड फिर हम इसको, इस वाले को जो आपका पिंग ऑफ डेथ अटैक है, DDoS अटैक, इसको करके भी देखेंगे एंड देन आफ्टर दैट आई विल शेयर दिस नोट्स टू यू। ओके।